Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Office of High Commissioner of Human Rights. तो हम जानेंगे जो Office of High Commissioner of Human Rights है इसके बारे में. The Office of High Commissioner for Human Rights, also known as the Office of UN High Commissioner for Human Rights, is the one of the UN Human Rights Body. जो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है उसको हम ऑफिस ऑफ यूएन हाई कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं ह्यूमन राइट का, और ये एक यूएन ह्यूमन राइट का बॉडी है. The OHCHR is entrusted by the United Nations General Assembly with the mandate to protect and promote all human rights for everyone all over the world. जो आपका ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट है इसको इंट्रस्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसका मैंडेट है कि ये प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे सारे ह्यूमन राइट को सबके लिए पूरे विश्व में. It offers technical expertise and capacity development to aid the implementation of global human rights standard on the field. और ये ऑफर करता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज को और कैपेसिटी डेवलपमेंट को ताकि मदद किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड का फील्ड पे. इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट एंड वाज एस्टैब्लिश इन 1993. ये एक पार्ट है यूएन सेक्रेटेरिएट का और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 पे. तो कब एस्टैब्लिश किया गया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा एंड हैज मेनी रीजनल ऑफिस एज वेल. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसका रीजनल ऑफिस और भी जगह पे है. तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है. जो आपका ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है इसको हेड किया जाता है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट के द्वारा. OHCHR के फंडिंग के बारे में हम जान ले तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द फंडिंग फॉर द ऑफिस कम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डोनर एंड मेंबर स्टेट. द रेस्ट इज कवर बाय जनरल बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जो 2/3 फंडिंग है ऑफिस का वो आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से डोनर और मेंबर स्टेट के द्वारा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो जनरल बजट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. तो हम जानेंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में. After a delay of 3 years, comes March 2022, passenger will be able to use a face scan as their boarding pass at 4 airports in the country. डिले के बाद 3 साल के मार्च 2022 पे जो पैसेंजर है वो यूज कर पाएंगे फेस स्कैन का बोर्डिंग पास के तौर पे 4 एयरपोर्ट में कंट्री के. ये एयरपोर्ट कौन कौन से होंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो एयरपोर्ट एट वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा विल बी द फर्स्ट टू रोल आउट द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम एंड द सर्विस विल गो लाइव फ्रॉम मार्च 2022. जो एयरपोर्ट है आपका वाराणसी में, पुणे में, कोलकाता में और विजयवाड़ा में वो फर्स्ट है जो कि रोल आउट करेंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को, और जो कि बेस्ड होगा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम के ऊपर. और ये जो सर्विस है ये लाइव हो जाएगा आपका मार्च 2022 से. Thereafter, the technology will be scaled up in a phased manner across various airports in the country. उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्केल्ड अप होगा एक फेज मैनर पे वेरियस एयरपोर्ट में कंट्री के. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका. The Airport Authority of India has engaged NEC Corporation Private Limited for implementing the technology as part of DG Yatra policy, which seek to promote paperless air travel and a seamless journey from entertaining an airport till boarding a plane. ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इंगेज रहेंगे एनईसी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी को, जो पार्ट होगा डीजी यात्रा पॉलिसी का. ये मदद करेगा प्रमोट करने में पेपरलेस एयर ट्रेवल को और साथ साथ सिमलेस जर्नी को इंटर करने के लिए एयरपोर्ट में से बोर्डिंग तक के लिए प्लेन का. द पॉलिसी वाज अनवील्ड इन अक्टूबर 2018 एंड एज पर द ओरिजिनल प्लान द रोल आउट ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2019. ये जो पॉलिसी था इसको अनवील किया गया था अक्टूबर 2018 में, और ओरिजिनल प्लान के अनुसार इसको रोल आउट करना था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को. इसको शेड्यूल किया गया था अप्रैल 2029 में, लेकिन इसको डिले कर दिया गया 3 इयर्स. अब ये मार्च 2022 पे रोल आउट किया जाएगा. फेशियल रिकॉग्निशन है क्या हम इसको समझेंगे. सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन इज ए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी दैट यूज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑन द फेस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश एन इंडिविजुअल. जो फेशियल रिकॉग्निशन है ये एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज करता है डिस्टिंक्टिव फीचर को फेस का आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश करने के लिए इंडिविजुअल को. AFRS work by maintaining a large database with photos and videos of people faces, then a new image of an unidentified person, often taken from CCTV footage, is compared to the existing database to find a match and identify the person. AFRS जो है ये काम करता है, मेंटेन करता है लार्ज डाटाबेस को जिसमें फोटो और वीडियो होता है पीपल के फेसेस का, और उसका जो न्यू इमेज होता है अनआइडेंटिफाइड पर्सन का जिसको कि लिया गया हो सीसीटीवी फुटेज के मदद से, उसको कंपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग डाटाबेस के साथ ताकि खोजा जा सके मैच को और आइडेंटिफाई किया जा सके पर्सन को. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज फॉर पैटर्न फाइंडिंग एंड मैचिंग इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क. और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है
जिसका कि उपयोग किया जा रहा है पैटर्न फाइंडिंग के लिए और मैचिंग के लिए, उसको न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। बेनिफिट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, क्या बेनिफिट है फेशियल रिकॉग्निशन का? इंप्रूव आउटकम्स इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, ये इंप्रूव करेगा जो आउटकम्स है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के एरिया पे। इजी आइडेंटिफिकेशन अमॉन्ग्स क्राउड, ये आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा क्राउड के बीच में। बूस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी, बूस्ट करेगा पुलिस डिपार्टमेंट के क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी को। हेल्प सिविलियन वेरिफिकेशन व्हेन नीडेड, नो वन विल बी एबल टू गेट अवे विथ अ फेक आईडी, और मदद करेगा सिविलियन वेरिफिकेशन को जब आवश्यकता होगा तो, और कोई भी जो है वो नहीं बच सकेगा फेक आईडी के कारण। व्हाट आर द कंसर्न, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चिंता भी है। Absence of specific law or guidelines poses a huge threat to the fundamental right to privacy and freedom of speech and expression because it does not satisfy the threshold the Supreme Court has set in the landmark privacy judgment in the Justice K.H. Puttaswamy versus Union of India case. जो अभी एब्सेंस है, कोई भी स्पेसिफिक लॉ या गाइडलाइंस नहीं है, ये एक ह्यूज थ्रेट क्रिएट कर रहा है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को लेकर और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, क्योंकि ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है जो थ्रेशोल्ड था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट किया गया था लैंडमार्क प्राइवेसी जजमेंट में जस्टिस के.एच. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। Many institutions have not conducted privacy impact assessment prior to deployment of the facial recognition system. और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन ने नहीं कंडक्ट किया है प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट को डिप्लॉयमेंट से पहले फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का, ये भी एक इश्यू है। फंक्शन क्रिप, अ फंक्शन क्रिप हैपन व्हेन समवन यूजेस इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्पस दैट इज नॉट द ओरिजिनल स्पेसिफाइड पर्पस। Police got permission to use the FRS by an order of the Delhi High Court for tracking missing children. Now they are using it for wider security and surveillance and investigation purpose, which is a function creep. फंक्शन क्रिप क्या है? तो फंक्शन क्रिप तब होता है जब कोई यूज करता है इन्फॉर्मेशन को या पर्पस को जो ओरिजिनली स्पेसिफाइड पर्पस दिया गया उससे अधिक। जैसे कि पुलिस को परमिशन मिला था यूज करने का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को ऑर्डर के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट का ट्रैक करने के लिए मिसिंग चिल्ड्रन को, लेकिन अब क्या है वो यूज कर रहा है इसको वाइडर सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, जो कि एक फंक्शन क्रिप कह सकते हैं हम। This might lead to an over-policing problem or problem where certain minorities are targeted without any legal backing or any oversight as to what is happening. Another problem that may arise is of mass surveillance wherein the police are using the FRT system during protest. और ये जो है एक ओवर पॉलिसिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या प्रॉब्लम जहां पर सर्टेन माइनॉरिटी को टारगेट किया जा सकता है बिना कोई लीगल बैकिंग के, ओवरसाइट के। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मास सर्विलेंस का उपयोग किया जा सकता है जहां पर पुलिस यूज कर सकते हैं एफआरटी सिस्टम को प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये तो प्रोटेस्ट अगर कर रहा है, अगर वो वायलेंस होता तो इसका उपयोग होना ही चाहिए, पता चलना चाहिए, लेकिन सबने वायलेंस का यूज किया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मास सर्विलेंस, इफ समवन गोस टू अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द पुलिस आर एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन देन देयर माइट बी रिपर्कशन। अगर कोई प्रोटेस्ट करने जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ और पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे पर्सन को इस टेक्नोलॉजी से, तो ये इसका रिपर्कशन इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ, अगर राइट टू प्रोटेस्ट करने जा रहा है, अगर उसका पीसफुली मीन्स है, जो मेंशन किया कि आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तब ये गलत है। लेकिन अगर आप वायलेंस मीन्स करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था 26 जनवरी वाले केस में, तो वैसा है तो उसमें इसका उपयोग होना चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि रियली कल्प्रिट कौन है। कल्प्रिट बचना नहीं चाहिए इन सब लूप होल्स का फायदा उठा के। जो बेसिस है एफआरएस का इस कैबिनेट में 2009 का कैबिनेट जो है उसने नोट किया था कि ये लीगल सब्सटेंस नहीं है, ये एक प्रोसीड्यूरल नोट है बेस्ड पे, इसलिए ये नहीं फॉर्म करता एक वैलिड लीगल सिस्टम के तौर पर जो कि बेस्ड हो एफआरएस के तौर पर, जिसको बिल्ड करना चाहिए। नीड ऑफ द आवर क्या है? Supreme Court in the Puttaswamy judgment ruled that privacy is a fundamental right even in public space, and if this right need to be infringed, then government has to show that such action is sanctioned by law, proportionate to the need of such interference, necessary and in pursuit of legitimate end. जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पुट्टास्वामी जजमेंट में रूल किया था कि जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है पब्लिक स्पेस में भी, और अगर इस राइट को इन्फ्रिंग किया जाता है तो गवर्नमेंट को शो करना होगा कि ये जो एक्शन है उसको सैंक्शन किया है लॉ के द्वारा, प्रोपोर्शनेट है, ये जरूरत के अनुसार ऐसा इंटरफेरेंस किया गया है, नेसेसरी है, ये परस्यूट करता है लेजिटिमेट एम्स को, ये गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एमपी क्वेश्चन आर अलाउड और डिसअलाउड, किस तरीके से एमपी का जो क्वेश्चन उसको अलाउ किया जाता है और डिसअलाउ किया जाता है, तो पूरा हम टोटली देखेंगे इसको। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट फ्यू सेशन में पार्लियामेंट के हम लोगों ने देखा है कि एमपी जो है मेनली फ्रॉम अपोजिशन का वो ऑफन एलेज करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको इंटेंशनली डिसअलाउ किया जाता है। तो क्या कैटेगरी से क्वेश्चन का सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेयर क्वेश्चन, जो मेंबर है वो डिजायर करते हैं एक औरत आंसर को मिनिस्टर से, उसी को हम स्टेयर क्वेश्चन कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्टिंग्विश किया गया एमपी के द्वारा एक एस्टिक के माध्यम से, जो आंसर है उसको फॉलो किया जा सकता है, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया जा सकता है मेंबर्स के द्वारा।
सेकंड आपका अनस्टेड क्वेश्चन, इसमें जो एमपी है वो रिटर्न आंसर देते हैं जो कि एक लेट किया जाता है टेबल में हाउस के कंसर्न मिनिस्टर के। तीसरा आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये जो है अर्जेंट मैटर के लिए पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है और इसमें ऑरल आंसर जो है वो दिया जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पे। नोटिस जो है लेस देन 10 डेज का प्रिस्क्राइब किया जाता है और मिनिमम पीरियड जो होता है ये क्वेश्चन करने के लिए। फोर्थ है आपका क्वेश्चन टू ए प्राइवेट मेंबर, जो क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर का, अ क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू ए प्राइवेट मेंबर अंडर रूल 40 ऑफ लोकसभा और रूल ऑफ प्रोसीड्यूर और अंडर रूल 48 ऑफ राज्यसभा रूल। ये क्वेश्चन उसको एड्रेस किया जा सकता है प्राइवेट मेंबर का भी, जो रूल 40 है लोकसभा रूल ऑफ प्रोसीड्यूर का या अंडर रूल 48 ऑफ राज्यसभा रूल के। ये जो क्वेश्चन है ये डील्स करेगा सब्जेक्ट जो कि रिलेटेड होगा किसी बिल से, रिजोल्यूशन से व अदर बिल्स से मैटर से जहां पे मेंबर रिस्पॉन्सिबल हो। When are the question asked? ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आवर इन बोथ हाउस द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज यूजुअली डिवोटेड टू आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज रिफर्ड टू एज क्वेश्चन आवर। दोनों ही हाउस में जो पहला आवर होता है हर एक सिटिंग का वो उसको यूजुअली दिया जाता है पूछने के लिए और आंसर करने के लिए क्वेश्चन को, और इसी को कहा जाता है क्वेश्चन आवर। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी दिन के लिए वो लिमिटेड है, यानी 175 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। This includes 15 questions for oral answer, question postponed from one list to another for written answer, and 15 questions pertaining to state under president rule. ये जो है इंक्लूड करते हैं 15 क्वेश्चन हो सकते हैं आपका ओरल आंसर के लिए, क्वेश्चन जो पोस्टपोन्ड है वन लिस्ट से अनदर के लिए रिटर्न आंसर के लिए, 15 क्वेश्चन जो कि पर्टेन करेंगे स्टेट के अंडर प्रेसिडेंट रूल के वो हो सकते हैं। हाउ आर दी क्वेश्चन एडमिटेड, ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे एडमिट किया जाता है? तो दोनों ही हाउस में जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो एंजॉय करता है राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन को वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से क्वेश्चन के फॉर्म पे। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं उनके पास अथॉरिटी है डिसाइड करने का कि क्या जो क्वेश्चन है वो पार्ट है और वो उसको एडमिसिबल नहीं होना करना चाहिए नॉर्म्स के अनुसार हाउस के, वह डिसअलाउ करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को व उसके पार्ट को। यूजुअली एमपी क्वेश्चन फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट विच देन गो थ्रू ए राइगरस प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस। यूजुअली एमपी का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग लिस्ट से होता है, उसको एक राइगरस प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस को पास करना पड़ता है। वंस ए क्वेश्चन दैट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी इट रिसीव द सेक्रेटेरिएट सेंड इट टू द मिनिस्ट्री कंसर्न। एक बार जो क्वेश्चन है वो फुलफिल कर लेता है कंडीशन को एडमिसिबिलिटी का तो उसको फिर सेक्रेटेरिएट सेंड कर देता है मिनिस्ट्री कंसर्न को। Once the facts are received from the ministry, the question is further examined for admissibility. और एक बार फैक्ट को रिसीव कर लिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा तो क्वेश्चन को फिर एग्जामिन किया जाता है उसके एडमिसिबिलिटी के लिए। अ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज सर्कुलेटेड टू द मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच दे फ्रेम देयर आंसर। और एक फाइनल जो लिस्ट होता है क्वेश्चन का उसको सर्कुलेट किया जाता है मिनिस्टर के लिए, उनके बेसिस पे वो फ्रेम करता है उसके आंसर को। Answering the question, जो आंसर होता है क्वेश्चन का, for answering the question मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट have been divided into 5 group 1 to 5 that have been allotted Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday respectively. आंसर करने के लिए क्वेश्चन को मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया 5 ग्रुप में 1 से 5 तक का और इनको अलॉट किया गया है मंडे से फ्राइडे तक का समय को। ये जो ग्रुपिंग है उसको किया जाता है, हर एक मिनिस्टर जो है उनको एक फिक्स डे दिया जाता है वीक में आंसर करने के लिए क्वेश्चन को राज्यसभा पे और अनदर फिक्स डे होता है आंसर करने के लिए क्वेश्चन को लोकसभा पे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो राज्यसभा में जो क्वेश्चन है वो पॉइंट किए जाते हैं स्पेसिफिक और कन्फाइंड होते हैं एक इश्यू के ऊपर। ये जो है नहीं लाते हैं किसी का भी नेम व स्टेटमेंट को और ये स्ट्रिक्टली नेसेसरी है कि क्वेश्चन जो है वो इंटेलिजिबल हो। अगर वो कंटेंट करता है कोई भी स्टेटमेंट को तो जो मेंबर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्यूरेसी के लिए उस स्टेटमेंट का। ये जो है नहीं कंटेंट करेगा कोई भी आर्गुमेंट को, इंटरफेरेंस को, आयरॉनिकल एक्सप्रेशन को, इम्प्यूटेशन को, एफिटेट और डिफेमेटरी स्टेटमेंट को राज्यसभा में इसको पालन करना होगा। और लोकसभा के केस में क्वेश्चन दैट आर नॉट एडमिटेड इंक्लूड क्वेश्चन जिसको नहीं एडमिट किया जाएगा तो दोज दैट आर रिपीटेटिव और हैव बीन आंसर्ड प्रीवियसली, वैसे क्वेश्चन जो कि रिपीटेटिव हो और जिसको पहले ही आंसर दे दिया गया हो, और मैटर दैट आर पेंडिंग फॉर जजमेंट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ और अंडर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट्री कमिटी, और वैसे मैटर जो कि पेंडिंग हो किसी जजमेंट के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पे और कंसिडरेशन में हो पार्लियामेंट्री कमिटी के तो उसको नहीं एडमिट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन जावद। तो हम जानेंगे जो साइक्लोन जावद है इसके बारे में। तो सऊदी अरेबिया हैज गिवन द साइक्लोन इज नेम जावद। द मीनिंग जावद इज देयर लिबरल मर्सीफुल। द कैरी सिग्निफिकेंस एज द साइक्लोनिक स्टॉर्म विल नॉट बी सिवियर एज द प्रीवियस वन। तो ये जो नाम है किस कंट्री ने दिया, सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जो साइक्लोन जावद है ये नाम सजेस्ट किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। जो मीनिंग होता है साउदियत का वो लिबरल या मर्सीफुल होता है। ये कैरी करता है सिग्निफिकेंस को साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेके जो कि उतना सीवियर नहीं था प्रीवियस वन के जैसा। किस तरीके से साइक्लोन बनता है? तो साइक्लोन आर फॉर्म फ्रॉम द ओशियनिक वाटर इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो साइक्लोन है वो बनता है ओशियनिक वाटर से ट्रॉपिकल रीजन पे। इस रीजन पे सनलाइट जो है वो हाईएस्ट होता है जिस कारण वार्मिंग हो जाता है लैंड और वाटर सरफेस का।
वार्मिंग होने के कारण सरफेस का जो वार्म मॉइस्ट एयर होते हैं ओशियन के ऊपर वो राइज कर जाता है ऊपर की तरफ, जहां पर वो कूल एयर रश करता है फिल करने के लिए गैप को, और ये जो वार्म है वो फिर राइज करता है, ये साइकिल कंटिन्यू करता है जिस कारण साइक्लोन बनता है। बट व्हाट क्रिएट दी स्पिन, लेकिन जो स्पिन क्रिएट होता है वो किस कारण होता है, तो विंड जो है हमेशा ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर, ये सबको पता है। और जो हाई प्रेशर एरिया होता है ये क्रिएट करता है कोल्ड रीजन को, जबकि लो क्रिएट होता है वार्म रीजन पे। पोलर रीजन जो है वो हाई प्रेशर एरिया होता है, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट होता है वहां पे लेस होता है ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन पे, इसलिए विंड जो है वो ब्लो करता है पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की ओर। इस और जो आपका अर्थ का मूवमेंट है जो कि आपका वेस्ट से ईस्ट होता है, अर्थ का रोटेशन इसके एक्सिस में, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होता है विंड का ट्रॉपिकल रीजन में। जो स्पीड है स्पिनिंग ऑफ अर्थ का वो हाइयर है कंपेयर अगर हम करें तो पोलर साइड से स्पेरिकल शेप के कारण जो विंड है आर्कटिक से वो डिफ्लेक्ट होता है राइट की ओर, जबकि अंटार्कटिक से विंड डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट की ओर। इसलिए विंड हमेशा ब्लो करता है एक डायरेक्शन पे, लेकिन जब ये वार्मर प्लेस में पहुंचते हैं और कूल एयर स्टेट में तो ये अट्रैक्ट होता है सेंटर की तरफ फिल करने के लिए गैप को, और ये जो मूविंग होता है सेंटर की तरफ ये कूल कर देता है एयर को, कि वो जो कूल एयर है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है सर्कुलेशन में विंड के मूवमेंट में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है जब तक कि साइक्लोन लैंड को हिट ना कर दे। व्हाट हैपन व्हेन ए साइक्लोन हिट द लैंड, क्या होता है जब साइक्लोन हिट करता है लैंड को, साइक्लोन डिसिपेट व्हेन इट हिट द लैंड एज द वार्म वाटर दैट राइजेस एंड क्रिएट स्पेस फॉर कूल वाटर इज नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन द लैंड। साइक्लोन जब भी हिट करता है लैंड को, साइक्लोन डिसिपेट कर जाता है हिट करने के बाद लैंड को, क्योंकि वार्म वाटर जो कि राइज करता है और क्रिएट करता है स्पेस को कूल वाटर के लिए, वो अब अवेलेबल नहीं हो पाता है लैंड तक। और जो मॉइस्ट एयर है जो कि राइज करता है ऊपर क्लाउड बनाने के लिए, रेन के लिए, वो भी क्या होता है गस्टिंग विंड के कारण साइक्लोन का डिसअपियर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं चार्ट को जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, इसमें कैटेगरी बताया गया और जो विंड का आपका एवरेज स्पीड रहेगा वो बता रहा है। तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा तो उसका ग्रेटर देन 120 नॉट होगा व ग्रेटर देन 220 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 64 से 119 नॉट या 118 से 221 किलोमीटर पर आवर। सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ था 48 से 63 नॉट, 88 से 170 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोनिक स्टॉर्म में 34 से 47 नॉट और 62 से 87 किलोमीटर पर आवर। डीप डिप्रेशन में 28 से 33 नॉट, 52 से 61 किलोमीटर पर आवर हम कह सकते हैं, और डिप्रेशन में लेस देन 27 नॉट और लेस देन 51 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.